हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल इलेक्ट्रिकल यार। आज के इस वीडियो में हम कुछ एमसीक्यूज देखेंगे जो मैंने लिए हैं आर के राजपूत वाली बुक से। और चैप्टर मेरे ख्याल से है नाइन्थ। और चैप्टर का नाम है डीसी जनरेटर्स। और आपको ये एमसीक्यूज बहुत सारे एग्जाम्स में काम आ सकते हैं, जैसे कि अगर आपने आरआरबी जेई या एसएससी जेई या फिर जो अभी होने वाली है एग्जाम्स जैसे कि पुणे मेट्रो है या फिर एचपीसीएल है, ऐसी जितनी भी एग्जाम्स होंगे स्टेट लेवल या सेंट्रल की, उसमें आपको ये बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और वीडियो स्टार्ट होने के पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है, लैमिनेशन ऑफ कोर आर जनरली मेड अप ऑफ। तो देखिए गाइस, जो हमारा मोटर का कोर होता है या जनरेटर का जो कोर होता है, वो हम किस मटेरियल से बनाते हैं। तो देखिए, इसके लिए आपको एक जो है मैं एक डायग्राम दिखाता हूँ। इसमें आप देख सकते हैं कि ये वाला जो है ये सॉलिड कोर है इधर वाला, और ये जो है हमारा लैमिनेटेड कोर है। लैमिनेशन यानी क्या होता है, हम जो सॉलिड कोर होता है उसके बदले में हम छोटी छोटी जो है प्लेट्स यूज करके उसको एक सॉलिड कोर बनाते हैं। जैसे देख सकते हैं आप यहाँ पे ये जो डिवीजन है, यानी यहाँ पे क्या है, एक सिंगल सिंगल एक प्लेट्स लेकर इन सबको एक मिलाकर हमने एक सॉलिड कोर बना रखा है। तो इसमें हम कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए ऑप्शन है केस आयरन, कार्बन, सिलिकॉन स्टील और स्टेनलेस स्टील। तो इसका सही आंसर जो है वो सिलिकॉन स्टील। सिलिकॉन स्टील हम क्यों यूज करते हैं लैमिनेशन के लिए, इसका जो तीन रीजन है वो बेसिक ये है कि पहले तो एक ये इसका जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है वो हाई होता है, हाई इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। अब आपको होगी यार रेजिस्टेंस हाई क्यों होता है, तो हाई इसलिए होता है कि इसकी वजह से क्या होगा, ये जो अंदर एडी करंट आपको दिख रहा है यहाँ पे, इन्होंने यहाँ पे जो नोटेशन दिखा हुआ है, एडी करंट जो हमारा फ्लो होता है वो कम होता है, यानी एडी लॉस जो है यहाँ पे इसकी वजह से हमारा कम हो जाएगा। दूसरा जो रीजन है जो सिलिकॉन स्टील हम यूज करते हैं उसका ये है कि भाई ये जो मटेरियल है इसका परमिएबिलिटी हाई है, यानी कि जब इसके अंदर से फ्लक्स फ्लो करेगा वो इजीली फ्लो करेगा, उसको कोई रेजिस्टेंस वहां पे नहीं मिलेगा। हाई परमिएबिलिटी है, या इसको कह सकते हैं कि लो रिलक्टेंस भी है, एक ही बात रहेगा। और जो तीसरा रीजन है वो है हिस्टेरिसिस लॉसेस भी जो है यहाँ पे वो लेस है अगर हम सिलिकॉन स्टील यूज करते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी लैमिना अप्रोक्सीमेटली द थिकनेस ऑफ लैमिनेशंस ऑफ अ डीसी मशीन। जो लैमिनेशन हम यूज करते हैं डीसी मशीन्स में, ये वाले जो हम कोर को हम जो जिसमें डिवाइड करते हैं छोटी छोटी पट्टियों में, उसका जो थिकनेस होता है वो कितना है, यानी ये जो एक थिकनेस दिख रहा है एक ब्लेड का, ये वर्टिकल लाइन से इस वर्टिकल लाइन तक इसका जो थिकनेस होता है वो कितना होता है। तो इसका जो आंसर है ये है ऑप्शन बी, 0.05 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आर्मेचर ऑफ डीसी जनरेटर इज लैमिनेटेड टू। देखो, ये जो हमने आर्मेचर देखा था इसको हम लैमिनेट करते ही क्यों है, मैंने जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि जो इसका एडी करंट है इसकी वजह से लैमिनेशन की वजह से क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। एडी करंट वहां पे कम होगा तो एडी करंट लॉस भी हमारा कम होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, टू रिड्यूस द एडी करंट लॉसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेजिस्टेंस ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग डिपेंड्स ऑन। देखो, आर्मेचर का रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड होता है। देखो, रेजिस्टेंस का जो सिंपल फार्मूला वो है आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए, वेर रो इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी, लेंथ, और एल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ द कंडक्टर। तो उसी तरह से ज्यादा कुछ अलग नहीं है। द रेजिस्टेंस ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग, वाइंडिंग भी क्या होता है, कंडक्टर ही होता है। तो ये भी सही, इसी सब जो टर्म्स है इस पर ये डिपेंड होता है। तो देखते हैं ऑप्शंस क्या है। ऑप्शन है लेंथ ऑफ कंडक्टर, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर एंड नंबर ऑफ द कंडक्टर, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो मैंने जैसे ही बताया, लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे भी होता है, एरिया ऑफ द कंडक्टर पे भी होता है, और नंबर ऑफ कंडक्टर कितने कनेक्टेड है इस पे भी ये डिपेंड करता है। तो इसका मतलब है कि सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फील्ड कॉइल्स ऑफ अ डीसी जनरेटर आर यूजुअली मेड ऑफ। देखिए, जो हम फील्ड कॉइल यूज करते हैं डीसी जनरेटर में, हम कौन से मटेरियल का यूज करते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं ऑप्शंस क्या है हमारे सामने। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा माइका, कॉपर, कास्ट आयरन एंड लास्ट ऑप्शन है कार्बन। ये चारों में से हम फील्ड कॉइल कौन सा यूज करते हैं। देखो, फील्ड कॉइल हम क्यों यूज करते हैं, ताकि हम जो फ्लक्स जो है वहां पे प्रोड्यूस कर सकें। तो देखिए इस इमेज में जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक रियल इमेज है डीसी जनरेटर या मोटर जो भी कहें। तो इसका जो ये फील्ड वाइंडिंग है यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये जो है फील्ड वाइंडिंग है। तो ये फील्ड कॉइल आपको क्या दिखता है, कौन सा मटेरियल, तो ये मटेरियल है हमारा कॉपर। कॉपर हम यूज करते हैं फील्ड कॉइल्स को बनाने के लिए। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कम्यूटेटर सेगमेंट्स आर कनेक्टेड टू द आर्मेचर कंडक्टर्स बाय मींस ऑफ। देखिए, कम्यूटेटर सेगमेंट्स को हमें आर्मेचर कंडक्टर कनेक्ट करना है तो हम कैसे करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले देखिए कम्यूटेटर होता क्या है।
हमारा जो डीसी जनरेटर है उसकी जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है उसमें जब हम रोटेट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में रखकर, तो उसमें जो करंट प्रोड्यूस होता है वो एक्चुअली अल्टरनेटिंग होता है, यानी एसी करंट होता है। लेकिन अब जबकि ये डीसी जनरेटर है, हमें आउटपुट किस में चाहिए, डीसी में। तो एसी टू डीसी कन्वर्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कम्यूटेटर यूज करते हैं। कम्यूटेटर यहाँ यूज होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो अल्टरनेटिंग करंट हमारे आर्मेचर वाइंडिंग में कनेक्ट हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, हमें उसको क्या करना पड़ेगा, कम्यूटेटर को देना पड़ेगा, तभी वो उसको आगे डीसी में कन्वर्ट कर सकता है। तो ये हम कनेक्शन कैसे करेंगे, तो देखिए ये इमेज आपके सामने है। तो देखिए ये जो है ये आर्मेचर वाइंडिंग है, यहाँ पे से जो ये जो तार आपको दिख रही है, ये तारें जो है ये हमारी आर्मेचर वाइंडिंग है। हम इसको क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये जो आगे कम्यूटेटर है, ये इतना सब कम्यूटेटर है, इसको जो है इनपुट दे रहे हैं आर्मेचर वाइंडिंग से। तो ये जो देखिए कम्यूटेटर सेगमेंट, हमें यहाँ पे कॉपर सेगमेंट दिखाया, क्योंकि कम्यूटेटर के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे सेगमेंट होते हैं। और इन कम्यूटेटर सेगमेंट्स के अंदर बीच में हम क्या लगाते हैं, इंसुलेशन लगाते हैं, जो कि होता है माइका। इन केस ऑफ डीसी जनरेटर हम माइका यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो कनेक्शन होता है, देखिए कॉइल कम्यूटेटर कनेक्शन इंटर कनेक्शन यहाँ पे हमें दिखाया हुआ है। यानी क्या होगा, यहाँ से जो वो कंडक्टर आ रहा है और जो कम्यूटेटर सेगमेंट है, इसको हम यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम किस मटेरियल का या फिर किस एलिमेंट का यूज करके हम कनेक्ट करते हैं, वही हमारा क्वेश्चन है। ऑप्शन जो हमारे हैं वो है कॉपर लक्स, रेजिस्टेंस वायर्स, इंसुलेशन पैड एंड ब्रेजिंग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कॉपर लक्स। हम क्या यूज करते हैं, कॉपर लक्स को यूज करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ कम्यूटेटर, ऑप्शन है कॉपर इज हार्डर देन माइका, माइका एंड कॉपर आर इक्वली हार्ड, माइका इज हार्डर देन कॉपर, और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो देखिए दोस्तों, कम्यूटेटर में जो है, कम्यूटेटर हमारा मेनली दो पार्ट से बना होता है। एक तो होता है उसमें सेगमेंट्स होते हैं, कॉपर सेगमेंट्स होते हैं, और दूसरा जो होता है, पहला तो होता है कॉपर सेगमेंट, दूसरा जो होता है हमारा होता है इंसुलेशन। इंसुलेशन हम कौन सा यूज करते हैं कम्यूटेटर में, ये भी एक क्वेश्चन है। इसमें होता है हमारा माइका, माइका लगा होता है। ये दो मटेरियल से मिलकर हमारा कम्यूटेटर बनता है। तो देखिए जो कम्यूटेटर में माइका होता है वो एक्चुअली हार्ड होता है कॉपर से। तो ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन करेक्ट जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, माइका इज हार्डर देन कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डीसी जनरेटर्स द पोल शूज आर फास्टनड टू द पोल कोर बाय, ऑप्शन है रिवेट्स, ऑप्शन बी है काउंटर संक स्क्रूज, ऑप्शन सी है ब्रेजिंग, ऑप्शन डी है वेल्डिंग। देखिए पोल कोर को जो है हम पोल शू लगाते हैं, अटैच करते हैं, यानी पोल, ये देखिए पोल कोर अगर आपको देखना है तो देखिए ये है पोल कोर, ये वाला जो पार्ट होता है ये होता है पोल कोर। यानी देखिए दो पार्ट को मिलकर हमारा पूरा पोल तैयार होता है, ये होता है हमारा कोर। और जो ये नीचे जो दिख रहा है हमें, जैसे ये उल्टा चांद जैसे दिख रहा है हमें, ये होता है हमारा पोल शू। पोल शू का स्ट्रक्चर ऐसे क्यों होता है, क्योंकि हमें जो फील्ड प्रोड्यूस होती है हमारी, वो आर्मेचर पे अच्छे से चली जानी चाहिए, मतलब वो स्प्रेड होनी चाहिए। उसीलिए हम जो है इसको जो है इस शेप में बनाते हैं। नहीं तो हम पोल को यूं भी रख सकते थे सिर्फ, ये देखो ये पोल हो गया, और यहाँ से जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है वो इस तरह से आर्मेचर पे स्ट्रक हो सकता था। लेकिन हम ऐसे नहीं बनाते, हम आगे इसको जो है यहाँ पे ऐसा शेप देते हैं ताकि ये जो फ्लक्स है ये पूरे कम्यूटेटर पे, सॉरी पूरे कोर पे जो है स्प्रेड हो सके। तो देखिए ये जो पोल कोर को पोल शू हम अटैच करते हैं, वो काउंटर संक स्क्रूज का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, काउंटर संक स्क्रूज हम यूज करते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, काउंटर संक स्क्रूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ when middle finger points in the direction of induced EMF, forefinger will point in the direction of what। देखिए बेसिकली राइट हैंड रूल हमें पूछा है। यहाँ पे ऑप्शंस हैं मोशन ऑफ कंडक्टर, लाइंस ऑफ फोर्स, आइदर ऑफ द अबव एंड नन ऑफ द अबव। देखिए इसको मैं आपको इस डायग्राम से समझाता हूँ, इस इमेज से समझाता हूँ। देखिए ये हमारा है राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल को हमें कैसे रखना है कि हमें तीनों जो हमारी ये जो तीनों फिंगर्स हैं हमारी क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। जो ये थंब है हमारा वो क्या दिखाता है, मोशन ऑफ द कंडक्टर, मोशन ऑफ कंडक्टर हमें ये दिखाता है। और जो ये हमारा फोर फिंगर है, यानी जो सेकंड फिंगर है, ये हमें दिखाता है मैग्नेटिक फील्ड, या हम कह सकते हैं लाइंस ऑफ फोर्स हमें दिखाता है। तो हमें जो थर्ड फिंगर है या जो मिडिल फिंगर है वो हमें क्या दिखाया, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ दिखाता है। तो देखिए क्वेश्चन हमें जो पूछा है वो है हमें फोर फिंगर क्या दिखाता है हमारा। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं लाइंस ऑफ फोर, या फिर कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लाइंस ऑफ फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बियरिंग्स यूज्ड टू सपोर्ट द रोटर शाफ्ट्स आर जनरली। ऑप्शंस हैं बॉल बियरिंग्स, बुश बियरिंग्स, मैग्नेटिक बियरिंग्स एंड नीडल बियरिंग्स। तो देखिए जो हमारा जो शाफ्ट होता है वो रोटेटिंग होता है। जब डीसी जनरेटर हम यूज करते हैं तो प्राइम मूवर को अटैच करते हैं। जब प्राइम मूवर हमारा रोटेट करता है तो उसके साथ साथ हमारा जनरेटर भी रोटेट करने लगता है। तो यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, बियरिंग यूज करना पड़ेगा हमें, क्योंकि वहाँ पे एक रोटेटिंग पार्ट है। तो इसके लिए हमारा जो सबसे सुटेबल बियरिंग होता है, टाइप ऑफ बियरिंग होता है, वो होता है हमारा बॉल बियरिंग। इसलिए आंसर है ऑप्शन ए, बॉल बियरिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डीसी जनरेटर्स द कॉज ऑफ रैपिड ब्रश वेयर में बी। देखिए डीसी जनरेटर में ब्रश जल्दी से जो क्यों है वो खराब क्यों हो जाते हैं, यानी वो घिस जाते हैं, जल्दी से वेयर हो जाते हैं। तो इसका जो रीजन है वो क्या है, तो ऑप्शन देखते हैं हम। ऑप्शन ए है सीवियर स्पार्किंग, ऑप्शन बी है रफ कम्यूटेटर सरफेस, ऑप्शन सी है इम्परफेक्ट कॉन्टैक्ट, और ऑप्शन डी है एनी ऑफ द अबव। देखिए हमारा जो कम्यूटेटर होता है वो एक रोटेटिंग पार्ट होता है, ठीक है। इसमें बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं। ऊपर हम क्या करते हैं बाद में, ये मैं आपको ऐसे ही जनरल बता रहा हूँ। यहाँ पे हम ब्रश लगाते हैं करंट कलेक्शन के लिए। अब ये ब्रश क्या होते हैं, स्टैटिक होते हैं, लेकिन ये कम्यूटेटर रोटेट कर रहा है। तो हमारा जो स्टैटिक ब्रश है यहाँ पर घिस घिस के जो है ये जो है ये रिड्यूस होने लगता है ना, इसका मटेरियल जो है वो चले जाने लगता है। तो इसका जो रीजन है वो क्या हो सकता है, इस तीनों में से कुछ भी हो सकता है। स्पार्किंग हो सकती है हमारे ब्रश में काफ़ी ज़्यादा, उसकी वजह से भी होता है। और कम्यूटेटर्स का सरफेस जो है अगर ये ज़्यादा स्मूथ ना हो, यानी यहाँ पे ज़रा जो है रफ हो, तो जल्दी से ख़राब हो जाएगा ब्रश। या फिर इम्परफेक्ट कॉन्टैक्ट हो, यानी कि हमने बहुत ही टाइट अगर ब्रश यहाँ पे लगा दिए होंगे इसको चिपका कर, तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो सकता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, एनी ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन लैप वाइंडिंग द नंबर ऑफ ब्रशेस इज ऑलवेज। लैप वाइंडिंग देखिए दो टाइप का जनरल हम वाइंडिंग यूज करते हैं ज़्यादातर। एक होता है लैप वाइंडिंग, एक होता है वेव वाइंडिंग। लैप वाइंडिंग के अंदर जो होता है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ जो होता है वो नंबर ऑफ पोल्स के बराबर होता है। और जो वेव वाइंडिंग होता है इसमें नंबर ऑफ पैरेलल पाथ जो है वो दो होता है। नंबर ऑफ पोल चाहे जो हो, हमारा जो पैरेलल पाथ है वो दो होता है। और लैप वाइंडिंग में हमारा नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इज इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स होता है। तो देखिए जो नंबर ऑफ ब्रशेस होता है वो हमारा डिपेंड किस पे करता है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ पे। यानी नंबर ऑफ ब्रशेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। अब लैप वाइंडिंग का पूछा है तो हमें क्या होगा, नंबर ऑफ ब्रशेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पोल्स। इसलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, सेम एज द नंबर ऑफ पोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ डीसी जनरेटर when the number of poles and the number of armature conductor is fixed, then which winding will give the higher EMF। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक सा क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको दो बातें बताऊंगा। देखिए क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ पोल्स हमारा कांस्टेंट है और नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर भी यहाँ पे कांस्टेंट है। तो देखिए ज्यादा ईएमएफ हमें कौन सी वाइंडिंग, देखिए ऑप्शन है इसके लैप वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग, आइदर ऑफ द अबव, और ऑप्शन डी है हमारा डिपेंड्स ऑन अदर फीचर ऑफ डिजाइन। तो देखिए जो कौन सी वाइंडिंग मैक्सिमम हमें ईएमएफ दे सकती है, इसका आंसर है ऑप्शन बी, वेव वाइंडिंग। क्यों, क्योंकि वेव वाइंडिंग में जो है एक जनरल आंसर आपको चाहिए, तो वेव वाइंडिंग में जो है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ दैट इज ए इज इक्वल टू कितना होता है, दो होता है। और लैप वाइंडिंग जो है वो क्यों यूज करते हैं, कब यूज करते हैं हम, जब हमें हाई करंट से डील करना होता है, जहाँ की हमें हाई करंट प्रोड्यूस करना है, वहाँ पे हम लैप वाइंडिंग यूज करते हैं। यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इज इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स होते हैं। पोल्स तो दो से ज्यादा भी होते हैं, तो ये हो सकता है कि नंबर ऑफ पैरेलल पाथ भी यहाँ पे ज्यादा हो। जितना ज्यादा पैरेलल पाथ हो, जितना ज्यादा नंबर ऑफ पोल्स हो, उतना ज्यादा हमारा करंट हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा वेव वाइंडिंग हम यूज करते हैं हाई नंबर ऑफ हायर ईएमएफ प्रोड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ 4 पोल डीसी मशीन, देखिए पोल कितने यहाँ पे, एक दो, ये तीन और ये चार, ये 4 पोल मशीन है। तो ऑप्शन क्या है, ऑल 4 पोल्स आर नॉर्थ पोल्स। ऑप्शन बी है अल्टरनेट पोल्स आर नॉर्थ एंड साउथ। ऑप्शन सी है ऑल द 4 पोल्स आर साउथ पोल्स। और ऑप्शन डी है 2 नॉर्थ पोल्स फॉलो द 2 साउथ पोल्स। देखिए कभी भी डीसी मशीन में क्या होता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल तभी काम करेगा जब हम अल्टरनेट पोल जो है अलग अलग दें। यानी अगर ये पोल, ये वाला जो पोल है ये हमारा नॉर्थ हो, तो ये इसके जो आगे वाला है ये साउथ होना चाहिए, और इसके आगे वाला क्या होना चाहिए, नॉर्थ, और इसके आगे क्या होना चाहिए, हमारा साउथ पोल। यानी अल्टरनेट पोल हमें नॉर्थ और साउथ चाहिए। तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन बी है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉपर ब्रशेस इन डीसी मशीन्स आर यूज। देखिए हमने देखा कि ब्रशेस तो हम यूज करते हैं करंट के कलेक्शन के लिए, लेकिन हम ब्रशेस किस मटेरियल का यूज करते हैं ब्रशेस के लिए? ब्रशेस के लिए हम दो तीन मटेरियल होते हैं वो यूज करते हैं। जनरल जो है वो है कार्बन, मेटल ग्राफाइट, और जो थर्ड है हमारा कॉपर। नॉर्मल एप्लीकेशन के लिए हम ये दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी जब हमें हाई करंट से डील करना होता है, अब कॉपर का जो करंट कैपेसिटी है वो है बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उसका जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है वो कम होता है। तो हम कॉपर वही यूज़ करते हैं, हमारा करंट जो है ज़्यादा होगा और वोल्टेज हमारा कम होगा। तो ऑप्शन हम देखते हैं, वेयर लो वोल्टेज एंड हाई करंट्स आर इन्वॉल्व। डेफिनेटली यही मैं कह रहा था आपसे, इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, वेयर लो वोल्टेज एंड हाई करंट्स आर इन्वॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है a separately excited generator as compared to a self excited generator। देखिए हमारा जो टाइप होता है जनरेटर का वो दो टाइप होता है मेनली। एक तो होता है हमारा सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर और दूसरा होता है सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। इस डायग्राम में आपको सर्किट में दिख रहा होगा, इसका जो फील्ड वाइंडिंग है, ये जो फील्ड वाइंडिंग है इसको हम अलग से एक्साइटेशन बैटरी दे रहे हैं, सप्लाई दे रहे हैं। और जो आर्मेचर है उसका सर्किट टोटली डिफरेंट है, दोनों में कुछ इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है। इधर से हम सेपरेटली लोड कनेक्ट करते हैं आर्मेचर पे। तो इसका जो एडवांटेज है अलग डीसी एक्साइटेशन को यूज करने का, ये हमारा क्वेश्चन है, ये क्यों करते हैं? तो ऑप्शन हम देखते हैं। ऑप्शन ए इज एमिनिएबल टू बेटर वोल्टेज कंट्रोल, यानी हम वोल्टेज बेटर कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, करेक्ट है। ऑप्शन बी हम देखते हैं, इट इज मोर स्टेबल। तो सही बात है, ये तो ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि हमारा फील्ड जो है हम अलग से कंट्रोल कर सकते हैं और आर्मेचर हमारा अलग से कंट्रोल कर सकते हैं। और ऑप्शन सी है, इट हैज़ एक्साइटिंग करंट इंडिपेंडेंट ऑफ लोड करंट। डेफिनेटली अगर हमें फील्ड वाइंडिंग यानी हमारा जो फ्लक्स है वो इंक्रीज करना है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ एक्साइटेशन लेवल बढ़ा देंगे, फील्ड इंक्रीज हो जाएगा, हमें लोड पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। करेक्ट है, तो इसका मतलब है कि आंसर है ऑप्शन डी, ऑल अबव फीचर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस डीसी मशीन्स मैकेनिकल लॉसेस आर प्राइमरी फंक्शन ऑफ। डीसी मशीन के अंदर मैकेनिकल लॉसेस किस वजह से होते हैं? इसके लिए हमें पहले देखना पड़ेगा कि लॉसेस किस किस टाइप के होते हैं डीसी मशीन्स के अंदर। चाहे मोटर हो या जनरेटर, हमें हमारे पास जो लॉसेस होते हैं वो इन टाइप्स के होते हैं। टोटल लॉसेस हमारे चार टाइप के होते हैं बेसिक। वैसे आप कह सकते हैं कि तीन टाइप के भी हो सकते हैं। फर्स्ट हमारा है कॉपर लॉसेस। कॉपर लॉसेस जो होता है हमारा, ये होता है करंट डिपेंडेंट लॉसेस। लोड करंट कहिए या जो भी कहिए, ये होता है हमारा करंट डिपेंडेंट। यानी करंट अगर वेरी करेगा, लोड करंट या आर्मेचर करंट, तो हमारा कॉपर लॉसेस भी जो है वो वेरी करेगा। इसके तीन टाइप होते हैं, एक तो होता है आर्मेचर कॉपर लॉसेस, सेकंड है शंट कॉपर लॉसेस, और तीसरा है सीरीज कॉपर लॉसेस। बेसिकली वाइंडिंग में जो भी लॉस होता है हमारा, वाइंडिंग में जो भी हमारा आई स्क्वायर आर लॉसेस होता है वो हमारा होता है कॉपर लॉसेस। सेकेंड जो लॉस है वो है आयरन कोर लॉसेस या फिर आयरन लॉसेस। ये होता है हमारा वोल्टेज डिपेंडेंट। और इसका जो दो टाइप है वो है, एक तो है हिस्टेरिसिस और दूसरा है एडी करंट लॉसेस। ये होता है हमारा वोल्टेज डिपेंडेंट। तीसरा जो लॉस है हमारा होता है मैकेनिकल लॉसेस। अब ये मैकेनिकल लॉसेस क्या होता है? देखिए डीसी मशीन जो है वो एक रोटेटिंग मशीन है, यानी इसमें रोटेटिंग पार्ट होता है, एक स्टेटर होता है और एक रोटर होता है जो रोटेट करते रहता है। तो जहां भी रोटर आता है वहां पे जो भी होता है फ्रिक्शन भी आएगा हमारा और विंडेज भी आएगा। विंडेज यानी क्या? वहां पे एयर होने की वजह से जो रोटेशन है उसमें हमारा एयर क्या करेगा, रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, यानी वो एयर क्या करेगा, हमारे मशीन को रोटेट होने में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस देगा। तो ये दोनों जो लॉसेस हैं वो हमारे आते हैं मैकेनिकल लॉसेस के अंदर। तो मैकेनिकल लॉसेस आर प्राइमरी फंक्शन ऑफ फ्रिक्शन, विंडेज, या फिर कह सकते हैं मेनली स्पीड। स्पीड होने की वजह से हमारा मैकेनिकल लॉसेस वो ज़्यादा होता है। स्पीड अगर बढ़ गई तो मैकेनिकल लॉसेस भी बढ़ जाएगा, अगर कम हो गई तो मैकेनिकल लॉसेस भी हमारा कम होगा। और हम चौथा जो लॉस है हमारा वो एक छोटा सा लॉस होता है, एक होता है ब्रश कॉन्टैक्ट लॉसेस। देखिए ब्रश भी जो है हमारा कार्बन या फिर कॉपर का यूज होता है, तो इसमें भी जो है वोल्टेज ड्रॉप होता है। वोल्टेज ड्रॉप भी होता है तो यानी वहाँ पे कॉपर लॉसेज, कॉन्टैक्ट लॉस भी होता है, कुछ 2 वोल्ट का होता है, किसी केस में 1 वोल्ट का होता है। तो ये सब हमारे चार मेन टाइप हैं, इसके अलावा कोई लॉसेस नहीं होता है हमारे मशीन के अंदर। तो अभी हमारा क्वेश्चन की तरफ हम लौटते हैं। क्वेश्चन था हमारा डीसी मशीन के अंदर मैकेनिकल लॉसेस किस वजह से होते हैं, उसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? जो सी मैंने आपको बताया उसका प्राइमरी फंक्शन होता है स्पीड। तो ऑप्शन में देखते हैं कहाँ पे है, ऑप्शन सी इज द आंसर। आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको अगर ये कुछ हेल्पफुल रह रहा है, तो आप इस वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करिए। और आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आयरन लॉसेस इन अ डीसी मशीन आर इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएशंस इन। देखिए, मैंने जैसे बताया आपको, आयरन लॉसेस जो होते हैं, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन बताया, ये होते हैं वोल्टेज डिपेंडेंट। और यहाँ पे यहाँ पे जो है करंट डिपेंडेंट नहीं होते। करंट डिपेंडेंट होंगे तो क्या होगा? करंट डिपेंडेंट यानी क्या है? आर्मेचर करंट जो होता है वही हमारा पार्टली जो हम कह सकते हैं वो लोड करंट होता है, यानी ये करंट पे डिपेंड होता ही नहीं है, लोड पे डिपेंड होता नहीं है, वोल्टेज डिपेंडेंट होता है। इसलिए जो इसका आंसर है इंडिपेंडेंट क्यों होता है, किस पे होता है? लोड पे। इसका आंसर है ऑप्शन बी, लोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डीसी जनरेटर्स करंट टू द एक्सटर्नल सर्किट फ्रॉम आर्मेचर इज गिवन थ्रू। देखिए, डीसी जनरेटर में हम जो आउटपुट करंट प्रोड्यूस करते हैं वो हम कैसे सर्किट के बाहर लेते हैं, यानी हम करंट कैसे बाहर लेते हैं। तो इसका जो इसको समझने के लिए हम एग्जांपल ये देखते हैं, ये डायग्राम देखते हैं। देखिए, ये तो आउटपुट आ रहा है। देखिए आउटपुट कहाँ से आ रहा है, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे जो है यहाँ ब्रशेस हैं, और ये क्या है, ये हमारा ये जो मेन है जो गोल, ये हमारा जो राउंड स्ट्रक्चर है, ये हमारा होता है कम्यूटेटर। तो इसका कह सकते हैं कि हम कम्यूटेटर से आउटपुट हम बाहर डीसी मशीन्स का लेते हैं। तो ऑप्शंस में देखते हैं, ऑप्शन ए ही है हमारा कम्यूटेटर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कम्यूटेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्वायरमेंट ऑफ स्पीड एट विच मशीन इज ड्राइवन इज। देखिए, स्पीड का रिक्वायरमेंट, स्पीड का रिक्वायरमेंट ऑप्शन है मोर क्रिटिकल इन द केस ऑफ अल्टरनेटर, यानी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्रिटिकल होता है अल्टरनेटर के मामले में। ऑप्शन बी है मोर क्रिटिकल इन द केस ऑफ डीसी जनरेटर। ऑप्शन सी है इक्वली क्रिटिकल इन केस ऑफ अल्टरनेटर एज वेल एज डीसी जनरेटर। देखिए, दोनों जो डिवाइसेस हैं या फिर जो दोनों भी मशीन्स है, अल्टरनेटर और हमारा डीसी जनरेटर, दोनों से हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे ध्यान से सुनिए। अल्टरनेटर में हम क्या करते हैं? एसी करंट आउटपुट लेते हैं, और डीसी जनरेटर में हम डीसी करंट आउटपुट लेते हैं। यानी इसका जो वेवफॉर्म होगा हमारा कांस्टेंट रहेगा डीसी में, और एसी में क्या होता है? आउटपुट करंट जो हमारा वेरी करता है टाइम के साथ, यानी वो जो है पूरे 360 डिग्री में कम ज़्यादा होते रहता है। देखिए, अगर यहाँ पे स्पीड हम वेरी करेंगे अल्टरनेटर का, यानी स्पीड समझो कि हमने प्राइम मूवर को गलती से इनपुट कम दे दिया और अल्टरनेटर हमारा कम स्पीड में घूमने लगा, उससे क्या होगा? देखिए, जो हमारा स्पीड है वो फ्रीक्वेंसी को अफेक्ट करेगा। स्पीड कम हो गया तो हमारा सप्लाई का फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाएगा। इसका ये मतलब ये है कि अल्टरनेटर में अगर स्पीड कम हो गया तो उसका जो फ्रीक्वेंसी है, उसकी जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी है वो भी चेंज हो जाती है। यानी यहाँ पे हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारी स्पीड जो है वो सिंक्रोनस स्पीड जो होती है अल्टरनेटर के मामले में वो कांस्टेंट होनी चाहिए। और ऑन दी अदर हैंड डीसी जनरेटर में हमारा आउटपुट कांस्टेंट होता है, फ्रीक्वेंसी तो हमारा जीरो होता है। यहाँ पे हमें ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है। तो थोड़ा बहुत अगर यहाँ पे जो सिंक्रोनस स्पीड है, यानी जो स्पीड है वो वेरी हो भी गया, तो यहाँ पे ज्यादा हमें इफेक्ट उतना नहीं होगा जितना हमारा अल्टरनेटिंग करंट पे होता है। तो जो इसका आंसर है वो होता है इट इज मोर क्रिटिकल इन द केस ऑफ अल्टरनेटर, यानी ऑप्शन ए इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रशेस ऑफ डीसी मशीन्स आर मेड अप ऑफ। आई थिंक ये क्वेश्चन जो है हमारा रिपीट हुआ या पता नहीं। तो इसका जो आंसर है, हमारा जो ब्रशेस होता है वो कौन से मटेरियल का बना होता है? तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, कार्बन। मैंने जैसे बताया आपको, दो तीन मटेरियल होते हैं जिससे हम ब्रश बनाते हैं। कार्बन है, मेटल ग्राफाइट है, और थर्ड जो है हमारा वो है कॉपर। कॉपर हम तब यूज करते हैं जब हमारा हाई करंट एप्लीकेशन होता है, हमें हाई करंट जब हमें आउटपुट की तरह लेना होता है तब हम कॉपर यूज करते हैं। हाँ, और ये हमें मुझे यहाँ पे आपको दिखाना था ये ब्रशेस कैसे होते हैं। ये जो होता है ब्रश का वो पार्ट होता है जो हम कम्यूटेटर पे जो है चिपका देते हैं, यानी जो वहाँ पे हम स्लाइडिंग के लिए रखते हैं, और यहाँ से हम आउटपुट करंट बाहर लेते हैं इस टर्मिनल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ डीसी जनरेटर ऑन नो लोड। नो लोड पे डीसी जनरेटर, तो देखते हैं ऑप्शन क्या है। मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस मूव्स फ्रॉम जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। ऑप्शन बी है मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस कोइंसाइड्स विथ जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। ऑप्शन सी है मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस मूव्स फ्रॉम जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। देखिए, इस क्वेश्चन को समझने के लिए ना आपको एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा, वो है हमारा आर्मेचर रिएक्शन। देखिए, डीसी जनरेटर में हम क्या करते हैं, एक फील्ड वाइंडिंग होता है, एक आर्मेचर वाइंडिंग होता है। देखिए, ये जो होता है पोल, इसमें हम फील्ड वाइंडिंग लगाते हैं, और ये अंदर जो राउंड है
इसमें जो स्लॉट दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, ये होता है हमारा आर्मेचर वाइंडिंग। देखिए ये केस में तो हमारा नो लोड मशीन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें क्या दिखा रहा है, सिर्फ फील्ड वाइंडिंग जो है, यहाँ पे जो फील्ड फ्लक्स दिखा रहा है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है। लेकिन आप इसमें देखिए यहाँ पे दो तरह के फ्लक्स होते हैं। एक तो होता है आर्मेचर फ्लक्स और दूसरा होता है फील्ड फ्लक्स। तो देखिए जो आर्मेचर रिएक्शन होता है वो क्या होता है, इट इज द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द आर्मेचर फ्लक्स अपॉन द मेन फील्ड फ्लक्स। देखिए जो आर्मेचर फ्लक्स हमारा मेन फील्ड फ्लक्स को डिस्टर्ब करता है ना, उसको कहते हैं हम आर्मेचर रिएक्शन। एक्चुअली ये डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, लेकिन सिस्टम में हमारे क्या हो जाता है, बाद में आर्मेचर कंडक्टर में भी जो है यहाँ पे वोल्टेज इंड्यूस होने के बाद इसकी सेपरेट एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है जो डिस्टर्ब करती है इस फील्ड को। इसलिए ये जो देख रहे हैं आप, हॉरिजॉन्टल लाइन थी वो यहाँ पे कर्व्ड बन जा रही है, यानी ये जो डिस्टर्ब हो रही है। एक्चुअली तो होना चाहिए था कि हॉरिजॉन्टल फ्लक्स होना चाहिए था पूरा मेन फील्ड फ्लक्स के लिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। तब क्या होता है, देखिए जब नो लोड पे मशीन होता है ना, यानी जब आर्मेचर करंट हमारा जीरो होता है, आर्मेचर फ्लक्स जो होता है वो भी जब जीरो होता है, यानी मशीन होता है हमारा नो लोड पे, तब क्या होता है, हमारा जो दोनों एक्सिस है, एक तो मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस और एक है जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है, बस हमें मशीन को दो सिमेट्रिकल पार्ट में जब हम डिवाइड करते हैं वो हमारा बन जाता है GNA। और जो मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस होता है, यहाँ पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड आके जीरो हो जाता है। देखिए एक तरफ से तो यहाँ पे नॉर्थ पोल है, एक तरफ से यहाँ पे दिखा है साउथ पोल है, दोनों के बीच में जब आएंगे हम, यहाँ पे कोई भी फील्ड प्रोड्यूस नहीं होता है, यानी यहाँ पे जो दोनों का इफेक्ट है वो जीरो होता है इस लाइन में। इसीलिए हम इसको कहते हैं मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। इन केस ऑफ जनरेटर क्या होता है, डीसी जनरेटर में क्या होता है, देखिए डायरेक्शन ऑफ रोटेशन हमारा यूं है, यानी हमारा जो हमारा मशीन है वो इस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है। तो जब हम आर्मेचर रिएक्शन का कंसेप्ट देखते हैं तो हमारा एमएनए जो है, जब मशीन जो हमारी लोडेड होती है तब हमारा एमएनए जो है इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन मूव हो जाता है, यानी हमारा एमएनए इस एक्सिस पे यहाँ पे इस पोजीशन में आ जाता है। जबकि मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस हमारा जीएनए और एमएनए दोनों एक लाइन में होता है जब हम नो लोड पे होते हैं। ठीक है, नो लोड मशीन का एमएनए और जीएनए बेसिकली हमारा एक ही लाइन में कोइंसाइड करता है। तो इसका आंसर हुआ ऑप्शन बी, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस कोइंसाइड्स विथ जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if B is the flux density, L the length of the conductor and V the velocity of the conductor, then induced EMF is given by। देखिए दो पोल मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, एक नॉर्थ है एक साउथ है, दोनों के बीच में हमारा जो है मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है इसकी वजह से। अगर हम यहाँ पे एक कंडक्टर रखते हैं रोटेट करने के लिए, जब ये हमारा 90 डिग्री पे कट करेगा तो हमारा मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है हमारा BLV साइन थीटा, E इज इक्वल टू BLV साइन थीटा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, BLV आगे हमें लिखना चाहिए साइन थीटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंसुलेटिंग मटेरियल यूज्ड बिटवीन द कम्यूटेटर सेगमेंट्स इज नॉर्मली। मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में बताया था। देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे कम्यूटेटर सेगमेंट्स हैं, कम्यूटेटर कॉपर सेगमेंट्स, और इसमें जो इंसुलेशन होता है बीच में वो होता है हमारा माइका। ये होता है इसके बीच में हमारा माइका, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, माइका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ डीसी जनरेटर इफ P be the number of poles and N be the RPM of rotor, then the frequency of magnetic reversals will be। देखिए मैग्नेटिक रिवर्सल का हमें यहाँ फॉर्मूला पूछा है, उसका फॉर्मूला होता है NP डिवाइडेड बाय 120, ये उसका फॉर्मूला होता है। आंसर है ऑप्शन सी, NP डिवाइडेड बाय 120। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर जनरेटिंग लार्ज करंट्स ऑन डीसी जनरेटर्स विच वाइंडिंग इज जनरली प्रिफर्ड। देखिए जब हमें लार्ज करंट एप्लीकेशन से डील करना होता है तब हम करते हैं यूज लैप वाइंडिंग, और जब हमें हाई वोल्टेज से डील करना होता है यानी लार्ज वोल्टेजेस से, तब हम यूज करते हैं वेव वाइंडिंग। तो ऑप्शन हुआ, इसका आंसर हुआ ऑप्शन बी, लैप वाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था इसलिए मैंने आपको डिस्कस नहीं किया, मैंने इसको पहले भी क्वेश्चन में एक बताया था आपको। ठीक है, इसलिए मैं ज़्यादा इसको डीप में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग डमी कॉइल्स इज जनरेटर इज। देखिए सबसे पहले देखते हैं डमी कॉइल्स होते क्या हैं। डमी कॉइल्स हम
कहाँ यूज करते हैं? ये ज्यादातर हम यूज करते हैं वेव वाइंडिंग में। वेव वाइंडिंग का स्ट्रक्चर ऐसे होता है कि देखिए ये देखिए, ये जो डायग्राम में दिखा रहे हैं आपको, ये स्लॉट है, आर्मेचर दिखाया हुआ है, स्लॉट है, और इसके अंदर जो डार्क जो राउंड है ये हमारा कॉपर है, यानी वाइंडिंग है। वेव वाइंडिंग में क्या होता है कई बार कि हमारा जो स्लॉट होता है वो या तो कम हो जाता है या तो ज़्यादा रहता है। तो हमारा कंडक्टर जो है यहाँ तक यूज़ हुआ, ये जो दो स्लॉट है हमारे, ये वाला और ये वाला, ये हम यूज़ नहीं किए हैं। तो क्या होगा, रोटर में यहाँ तो कंडक्टर है इन स्लॉट्स में, लेकिन इन स्लॉट्स में जो है कंडक्टर नहीं है, ये पूरा स्लॉट जो है खाली है। इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर जो है रोटर का वेट जो है वो अलग अलग हो जाएगा, यानी रोटर जो है हमारा सही से रोटेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे वेट ज़्यादा है और ये दो स्लॉट में वेट ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, डमी कॉइल वहाँ पे लगा देते हैं, यानी डमी कंडक्टर या डमी कॉपर का एक वायर लगा देते हैं। डमी यानी वो किसी भी काम में जो है, यानी वोल्टेज जनरेशन में जो है वहाँ पे हेल्प नहीं करेगा, ये डमी है, बस हमने इसलिए लगाया क्योंकि हमारा रोटर हमें बैलेंस्ड रखना था। तो देखते हैं हमें डमी कॉइल का फंक्शन तो आपको समझ में आ गया कि हम रोटर को बैलेंस रखने में इस ये जो है हमारी मदद करता है। तो ऑप्शन देखते हैं, टू एनहेंस द फ्लक्स डेंसिटी, टू एम्पलीफाई वोल्टेज, टू प्रोवाइड मैकेनिकल बैलेंस फॉर द रोटर, और टू रिड्यूस द एटी करंट्स। तो मैंने जैसे कि बताया डमी कॉइल हम यूज करते हैं ताकि हम रोटर को बैलेंस रख सकें, मैकेनिकल बैलेंस उसका इक्वल रख सकें। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ डीसी जनरेटर द आर्मेचर रिएक्शन रिजल्ट्स इन। डीसी मशीन में आर्मेचर रिएक्शन का रिजल्ट क्या होता है? ऑप्शंस हैं, डीमैग्नेटाइजिंग ऑफ द सेंटर ऑफ द पोल्स, मैग्नेटाइजिंग ऑफ इंटरपोल्स, डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ द लीडिंग पोल टिप एंड मैग्नेटाइजेशन ऑफ द ट्रेलिंग पोल टिप। और ऑप्शन डी है मैग्नेटाइजेशन ऑफ द लीडिंग टिप एंड डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ द ट्रेलिंग पोल टिप। देखिए आर्मेचर रिएक्शन हमारा डीसी जनरेटर में क्या करता है, आपको ये याद रखना है। लीडिंग पोल टिप जो होता है हमारा, उसको डीमैग्नेटाइज करता है, और जो हमारा ट्रेलिंग पोल टिप होता है उसको जो मैग्नेटाइज करता है। तो इसका मतलब है कि आंसर है ऑप्शन सी, डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ द लीडिंग पोल टिप एंड मैग्नेटाइजेशन ऑफ द ट्रेलिंग पोल टिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ डीसी जनरेटर इन केस द ब्रशेस आर मूव्ड so as to bring them in magnetic neutral axis, then। देखिए मैंने जैसे कि बताया था आपको, दो पोल का हमारा मशीन हम कंसीडर करते हैं यहाँ पे। इसका मतलब है कि हमारा जियोमेट्रिक न्यूट्रल एक्सिस यहाँ पे बीच में आएगा, लेकिन जब हम मोटर को रोटर जो हमारा है वो जब रोटेट होने लगता है तो आर्मेचर के अंदर भी एक फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा आर्मेचर रिएक्शन प्रोड्यूस होता है। आर्मेचर रिएक्शन एक बार जब होता है तो डीसी जनरेटर में क्या होता है, एमएनए हमारा जो है इधर शिफ्ट होता है। अगर रोटेशन हमारा इस साइड है, ओमेगा से हम रोटेशन दिखाते हैं, रोटेशन अगर इधर है तो हमारा एमएनए भी इस साइड में जो है शिफ्ट हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, ब्रश जो होता है हमेशा याद रखिए वहीं रखते हैं जहाँ पे एमएनए होता है। तो हम ब्रश को क्या करेंगे, पहले तो ब्रश हमारा जीएनए होगा, यहाँ पे होगा जीएनए और एमएनए पहले यहाँ था, लेकिन जब हमने मोटर को स्टार्ट कर दिया रोटर या जनरेटर को, तो हमारा हमारे एमएनए जो है यहाँ पे शिफ्ट हो गया। तो अब हम ब्रश को जब यहाँ पे शिफ्ट करेंगे मैन्युअली पकड़कर उसको उठाकर यहाँ रखेंगे, तब क्या होता है, देखिए आंसर है, ऑप्शन है डीमैग्नेटाइजेशन, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन, बोथ और नन ऑफ द अबव। तो याद रखिए यहाँ पे जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन सी, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन एज वेल एज डीमैग्नेटाइजेशन। जब हम ब्रश को शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं तो दोनों मैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन और क्रॉस मैग्नेटाइजेशन दोनों यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। वही बात मैंने आपको यहाँ पे समझाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोलैरिटी ऑफ अ डीसी जनरेटर कैन बी रिवर्स्ड बाय। देखिए डीसी जनरेटर का पोलैरिटी क्या होता है, एक तो आउटपुट में प्लस होता है, एक निगेटिव होता है। तो हमें अगर इस कंडक्टर से माइनस लेना है, यानी निगेटिव टर्मिनल इसको बनाना है, इसको पॉजिटिव बनाना है आउटपुट को, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ऑप्शंस है, रिवर्सिंग द फील्ड करंट, या तो फील्ड करंट को रिवर्स कर दो। ऑप्शन बी है इंक्रीजिंग द फील्ड करंट। ऑप्शन सी है रिवर्सिंग फील्ड करंट एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। और ऑप्शन डी है एनी ऑफ द अबव। तो याद रखिए जब भी हमें डीसी जनरेटर का पोलैरिटी रिवर्स करना हो, यानी प्लस को माइनस और माइनस को प्लस बनाना हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिवर्सिंग द फील्ड करंट। फील्ड करंट को हमारे रिवर्स करना पड़ेगा, उसको इंक्रीज करके फायदा नहीं है। और अगर हमने दोनों चेंज कर दिया, फील्ड करंट भी और डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, तो वो भी हमें काम नहीं करेगा। हमारे सामने सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि हम फील्ड करंट को रिवर्स करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डीसी जनरेटर्स द ब्रशेस ऑन कम्यूटेटर
रिमेन इन कॉन्टैक्ट विथ कंडक्टर विच, देखिए ऑप्शन है लाई अंडर द साउथ पोल, लाई अंडर नॉर्थ पोल, लाई अंडर इंटरपोलर रीजन, एंड ऑप्शन डी है फारदेस्ट फ्रॉम दी पोल्स। तो देखिए जो हमारा ब्रश है उसका पोजीशन मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए कंसिडर करिए कि एक 2 पोल का हमारा डीसी जनरेटर है, सॉरी ये हो गया, इस तरह से हमारा 2 पोल डीसी जनरेटर है, ये हमारा आर्मेचर है। अब हमें यहाँ पे आर्मेचर है, कम्यूटेटर भी यही है, ऐसा समझ लीजिए। तो हमारा जी एन ए यहाँ होगा, और आइडियली हम अगर बात करें तो एम एन ए भी हमारा यहीं पर होगा। आर्मेचर रिएक्शन को अगर हम निगलेक्ट कर दें तो जी एन ए और एम एन ए दोनों एक ही पोजीशन पे होगा। तो हम ब्रश वहीं रखते हैं जहाँ पे एम एन ए हमारा होता है, यानी यहाँ पे मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस हमारा कहाँ होगा। देखिए यहाँ से एक समझिए नॉर्थ फील्ड आ रही है और यहाँ से साउथ। तो देखिए दोनों को हम इक्वली अगर डिवाइड कर देंगे ना, तो दोनों का जो ये बीच वाला लाइन है यहाँ पे कोई भी फील्ड नहीं रहेगा, ना नॉर्थ रहेगा ना साउथ रहेगा इस रीजन में। तो हम ब्रशेस वही रहेंगे जहाँ पे दोनों पोल के हमारे एग्जैक्ट बीच में हमारा ब्रश आना चाहिए। तो जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन सी, विच लाई अंडर इंटरपोलर रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in a lap wound DC generator having P as a number of poles and Z as the number of conductor, the maximum number of equalizer rings will be। देखिए यहाँ पे हमें नया एक वर्ड देखने मिला, वो है इक्विलाइजर रिंग्स। वो हम किसको कहते हैं या फिर हम क्यों यूज करते हैं। देखिए लैप वाइंडिंग में क्या होता है ना, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स ज्यादा होते हैं, मोर नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। और इसी वजह से ब्रशेस भी हम ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि मोर नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होता है और हाई करंट हमारा यहाँ से आउटपुट हमें मिलता है। तो देखिए अब जब नंबर ऑफ पैरेलल पाथ बहुत ज्यादा है, यानी आउटपुट हमें लेना है यहाँ से, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इतने हैं 5, और हम लास्ट में आउटपुट ले रहे हैं यहाँ से 1। तो देखिए जब हमारा नंबर ऑफ पैरेलल पाथ ज्यादा होता है ना, तो हो सकता है कि यहाँ पे से 2.5 एम्पियर आ रहा हो, इसमें से आ रहा हो 1.5 एम्पियर, यहाँ से आ रहा हो 2.2 एम्पियर। तो अलग अलग करंट यहाँ पे से प्रोड्यूस होती है, क्योंकि आइडियल कंडीशन तो होती नहीं है। तो हम इक्विलाइजर रिंग इसीलिए यूज करते हैं ताकि हमारा जो हमारा करंट है ईच पैरेलल पाथ में से वो इक्वल हो जाए, यानी एवरेज हो जाए, किसी का 2 2 2 सब तरफ से 2 एम्पियर आने लग जाए, तो हमारा वहाँ पे इक्विलाइजर रिंग यूज होता है। तो इक्विलाइजर रिंग तो क्यों होता है यूज, ये आपको पता चल गया। तो लैप वाउंड डीसी जनरेटर में अगर P है नंबर ऑफ पोल, Z है नंबर ऑफ कंडक्टर, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विलाइजर रिंग अगर कैलकुलेट करना है तो उसका जो आंसर है वो है 2Z डिवाइड बाय P। आंसर है ऑप्शन सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ब्रशेस ऑफ अ डीसी जनरेटर आर मूव्ड इन ऑर्डर टू ब्रिंग दिस ब्रशेस इन मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस देयर विल बी। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से रिपीट हो गया, हमने देखा था। इसका आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन सी क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एज वेल एज डीमैग्नेटाइजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्मेचर रिएक्शन ऑफ एन अनसैचुरेटेड डीसी मशीन इज। देखिए जब हमारा मशीन अनसैचुरेटेड होता है तब हमारा आर्मेचर रिएक्शन कौन से टाइप का होता है। आर्मेचर रिएक्शन बेसिकली 3 टाइप का होता है, एक होता है क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, और दूसरा है डीमैग्नेटाइजिंग, तीसरा है मैग्नेटाइजिंग। हमारा जो डीसी जनरेटर है उसमें 2 टाइप का मैग्नेटाइजिंग हमें आर्मेचर रिएक्शन देखने मिलता है, एक तो है क्रॉस मैग्नेटाइजिंग और डीमैग्नेटाइजिंग। लेकिन जब हमारा मशीन अनसैचुरेटेड होता है तब हमें सिर्फ क्रॉस मैग्नेटाइजिंग वहाँ पे आर्मेचर रिएक्शन देखने मिलता है। इसका मतलब है कि आंसर है ऑप्शन ए, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर्स आर कनेक्टेड टू द बस बार्स और डिस्कनेक्टेड फ्रॉम देम ओनली अंडर द फ्लोटिंग कंडीशंस। देखिए किसी बस बार में अगर हमें नई मशीन यानी नया डीसी जनरेटर लगाना है, यहाँ पे सॉरी 3 फेज तो नहीं दिखा सकते, एक होता है प्लस और ये माइनस, इसको इग्नोर करिए, थर्ड कंडक्टर होता ही नहीं है, प्लस माइनस। यहाँ पे हमारा डीसी जनरेटर है, तो हम इसको लगाने की क्या क्या कंडीशन है, ऑप्शन देखते हैं हम पहले। टू अवॉइड सडन लोडिंग ऑफ द प्राइम मूवर, टू अवॉइड मैकेनिकल जर्क टू द शाफ्ट, टू अवॉइड बर्निंग ऑफ स्विच कॉन्टैक्ट्स, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। देखिए डीसी जनरेटर को हम डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते, हम तभी कनेक्ट कर सकते हैं जब डीसी जनरेटर पे जो है लोड कनेक्ट नहीं हुआ हो। नो लोड कंडीशन पे हम इसको कनेक्ट करते हैं, फ्लोटिंग कंडीशन होता है। क्यों, क्योंकि अगर हम लोडिंग कंडीशन में डीसी जनरेटर को डायरेक्ट बस बार से कनेक्ट कर देंगे तो वहाँ पे सडन लोडिंग ऑफ द प्राइम मूवर हो जाएगा,
मैकेनिकल जर्क भी प्रोड्यूस हो जाएगा, यानी शाफ्ट हमारा बेंड होने का वहाँ पे हमारा चांसेस होता है। और टू अवॉइड बर्निंग ऑफ स्विच कॉन्टैक्ट भी जो हमारे जल सकते हैं, तो इसलिए हम क्या करते हैं, नो लोड कंडीशन पे यानी फ्लोटिंग कंडीशन पे डीसी जनरेटर को बस बार से कनेक्ट करते हैं। आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडी करंट्स आर इंड्यूस्ड इन द पोल शूज ऑफ अ डीसी मशीन ड्यू टू। देखिए पोल शू के अंदर भी हमारा जो पोल शू होता है इसके अंदर भी एडी करंट प्रोड्यूस होते हैं, यहाँ पर एडी करंट प्रोड्यूस होता है। ये किस वजह से होते हैं? ऑप्शन है ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ऑप्शन बी है पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ऑप्शन सी है रिलेटिव रोटेशन बिटवीन फील्ड एंड आर्मेचर, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। देखिए करंट तभी फ्लो हो सकता है जब वहां पे हमारा ईएमएफ प्रोड्यूस हो। ईएमएफ कब प्रोड्यूस होगा? देखिए आर्मेचर तो हमारा रोटेट करता है, रोटर होता है, और जो पोल होता है हमारा स्टेशनरी होता है, तो दोनों के बीच में एक रिलेटिव मोशन है। तो ईएमएफ प्रोड्यूस होने की यही कंडीशन होती है कि दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, एक रिलेटिव मोशन होना चाहिए। इसी वजह से जो हमारा पोल शू के अंदर भी जो है एडी करंट प्रोड्यूस होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रिलेटिव मोशन, रोटेशन बिटवीन फील्ड एंड आर्मेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ डीसी मशीन शॉर्ट सर्किटेड फील्ड कॉइल विल रिजल्ट इन। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फील्ड कॉइल अगर शॉर्ट हो गई हो तो हमारा डीसी मशीन क्या हो जाएगा? डीसी मशीन को देखिए ऑप्शन है इसके, बर्निंग इंसुलेशन, इंसुलेशन हमारा बर्न हो सकता है वाइंडिंग का। ऑप्शन बी है अनबैलेंस्ड मैग्नेटिक पुल प्रोड्यूसिंग वाइब्रेशन, वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो सकते हैं, मैग्नेटिक सिस्टम बिगड़ सकता है। ऑप्शन सी है रिडक्शन ऑफ जनरेटेड वोल्टेज फॉर विच एक्साइटेशन हैज टू बी इंक्रीज्ड टू मेंटेन द वोल्टेज। ऑब्वियसली जब फील्ड वाइंडिंग हमारा कट हो जाएगा तो जनरेटेड वोल्टेज भी हमारा कम हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं। आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। इंसुलेशन भी जल सकता है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होंगे बहुत ज़्यादा, और ऑप्शन सी जो है वो भी करेक्ट है, यानी कि जो हमारा ईएमएफ है आउटपुट वोल्टेज वो भी हमारा रिड्यूस हो जाएगा अगर हमारा फील्ड कॉइल शॉर्ट सर्किट होता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्विलाइजर रिंग्स आर रिक्वायर्ड इन केस आर्मेचर इज। ऑप्शन है वेव वाउंड, लैप वाउंड, डेल्टा वाउंड और डुप्लेक्स वाउंड। जैसे कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया था, लैप वाउंड में हम इक्विलाइजर रिंग यूज करते हैं क्योंकि वहाँ पे मोर नंबर ऑफ पैरेलल पाथ से हम डील करते हैं। मोर नंबर ऑफ पैरेलल पाथ यानी ए से हम डोनेट करते हैं ना, मोर नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होने की वजह से वहाँ पे हर पैरेलल पाथ पे हमें कंट्रोल रखना पड़ता है, जिसके लिए हम यूज करते हैं इक्विलाइजर रिंग। इक्विलाइजर रिंग क्या करती है, सभी पैरेलल पाथ को इक्वल करंट पे मेंटेन करता है। तो इसका मतलब है कि आंसर है ऑप्शन बी, लैप वाउंड। लैप वाउंड अगर हमारा आर्मेचर है तो हमें वहां पे इक्विलाइजर रिंग यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल्डिंग जनरेटर विल हैव। देखिए आपने देखा होगा वेल्डिंग की मशीन्स होती हैं जो आजकल की इलेक्ट्रिसिटी पे की, वो वेल्डिंग मशीन जो होती हैं या वेल्डिंग जनरेटर जो होता है वो हमारा हाई करंट लेता है। हाई करंट के लिए हम कौन सा जनरेटर या फिर कौन सी वाइंडिंग यूज करते हैं? हम करते हैं लैप वाइंडिंग। लैप वाइंडिंग हमें यूज करना पड़ेगा अगर हमें वेल्डिंग करना है तो इसका मतलब है आंसर है ऑप्शन ए, लैप वाइंडिंग। वेल्डिंग जनरेटर में हम लैप वाइंडिंग यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ डीसी मशीन वाइंडिंग नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट्स इज इक्वल्स टू। देखिए नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट मैंने जैसे कि बताया था, जो कम्यूटेटर होता है हमारा दो पार्ट से बना होता है, एक तो होता है कम्यूटेटर सेगमेंट्स और दूसरा होता है इंसुलेशन। फिगर में जैसे कि आप देखिए यहाँ पर जो है अंदर कॉपर जैसा जो मटेरियल दिख रहा है ऐसे हॉरिजॉन्टल, वो हमारा कॉपर सेगमेंट्स होता है, और इन दोनों सेगमेंट्स के बीच में हमारा होता है इंसुलेशन। ये बन गया हमारा कम्यूटेटर। हम कम्यूटेटर का कनेक्शन कहाँ से लेते हैं? ये आर्मेचर कॉइल्स के अंदर, जो यहाँ से ये जो है कंडक्टर्स आ रहे हैं, इसको हम कहाँ कहाँ देते हैं आउटपुट, इसका इसका देते हैं आउटपुट हम कम्यूटेटर में। तो देखिए जितना यहाँ पे दिख रहा है नंबर ऑफ आर्मेचर कॉइल है उतना ही हमारा कम्यूटेटर सेगमेंट होता है। इसका मतलब है ऑप्शन है, इसका आंसर जो है वो है नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ आर्मेचर कॉइल्स। फिगर में आप देख सकते हैं जितना कॉइल जा रहा है उतना ही हमारा आगे सेगमेंट बन रहा है। इसका आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ पोल शूज इन द केस ऑफ डीसी मशीन इज। पोल शू हम क्यों यूज करते हैं? इसको कहते हैं, देखिए जो मैं जो अभी जो यहाँ पे ये ड्रॉ कर रहा हूँ या फिर जो कलर कर रहा हूँ ये हमारा है, इसको कहते हैं पोल शू। जो फील्ड प्रोड्यूस होता है वो हमारा कम्यूटेटर पे या आर्मेचर पे हमारा हमें उसको स्प्रेड करना होता है। तो स्प्रेड करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका जो शेप है कुछ इस तरह से रखते हैं। इसकी वजह से क्या होगा, ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो हमारा सब तरफ फैल जाएगा यानी स्प्रेड हो जाएगा, इसलिए हम इसको
इस शेप में यूज करते हैं। तो इसका जो फंक्शन है वो यही है कि टू स्प्रेड आउट द फ्लक्स। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, टू स्प्रेड आउट द फ्लक्स टू अचीव यूनिफॉर्म फ्लक्स डेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डीसी जनरेटर इज फॉल्स। डीसी जनरेटर के बारे में कौन सा ऑप्शन जो है वो फॉल्स है। ऑप्शंस हैं, कंपनसेटिंग वाइंडिंग इन अ डीसी मशीन हेल्प्स इन कम्यूटेशन, करेक्ट है ये तो, ट्रू है। ऑप्शन बी है, इन अ डीसी जनरेटर इंटरपोल्स वाइंडिंग इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द आर्मेचर वाइंडिंग, ये भी करेक्ट है, ट्रू है। ऑप्शन सी है, बैक पिच एंड फ्रंट पिच आर बोथ ऑड एंड अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द पोल पिच, ये भी जो है हमारा करेक्ट है। ऑप्शन डी है, इक्विलाइजिंग बस बार्स आर यूज्ड विथ पैरेलल रनिंग ऑफ डीसी शंट जनरेटर्स, तो यहाँ पे जो है ये फॉल्स है, इसका मतलब आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डीमैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन इन अ डीसी जनरेटर। देखिए डीसी जनरेटर में हमारा आर्मेचर रिएक्शन जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है डीमैग्नेटाइजिंग और दूसरा होता है क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। तो डीमैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन इन अ डीसी जनरेटर, देखिए जो डीमैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट होता है आर्मेचर रिएक्शन का, वो हमारा जो ईएमएफ है यानी आउटपुट वोल्टेज है, टर्मिनल वोल्टेज है, उसको डिक्रीज करता है, उसको क्या करता है, डिक्रीज करता है। लेकिन क्रॉस मैग्नेटाइजिंग क्या करता है, हमारा जो है फ्लक्स को सिर्फ जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देता है, इट डिस्टर्ब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लक्स। लेकिन डीमैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट डिस्टर्ब भी करता है और हमारा आउटपुट वोल्टेज को कम भी करता है। इसका मतलब है कि आंसर है ऑप्शन ए, इट रिड्यूसेस जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ ब्रशेस इन अ कम्यूटेटर डिपेंड्स ऑन। नंबर ऑफ ब्रशेस किस पे डिपेंड होता है। देखिए नंबर ऑफ ब्रशेस हमारा डिपेंड होता है मेनली अमाउंट ऑफ करंट टू बी कलेक्टेड, हमें कितना करंट कलेक्ट करना है। समझिए कि हमारा आउटपुट करंट यानी आर्मेचर या फिर लोड करंट जो हमारा 20 एम्पियर है जनरेटर से जो बाहर आ रहा है, अगर हमारे जो ब्रश हमारे पास अवेलेबल है वो है 5 एम्पियर कैपेसिटी के, तो हम क्या करेंगे, 5 एम्पियर के कितने ब्रश लगाएंगे, वहाँ पे 4 ब्रश लगाएंगे। इसका मतलब है कि जितना हमारा करंट है उस हिसाब से हम ब्रश को डिजाइन करते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, अमाउंट ऑफ करंट टू बी कलेक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनसेटिंग वाइंडिंग्स आर यूज्ड इन डीसी जनरेटर। देखिए डीसी जनरेटर में जो दो प्रॉब्लम होते हैं, एक होता है आर्मेचर रिएक्शन, याद रखिए एक होता है आर्मेचर रिएक्शन और दूसरा होता है कम्यूटेशन, ठीक है। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, जो आर्मेचर रिएक्शन होता है उसके लिए हम एक तो यूज करते हैं कंपनसेटिंग वाइंडिंग्स। कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्या करता है, इट इट न्यूट्रलाइज द क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, यानी जो हमारा आर्मेचर रिएक्शन होता है उसको रिड्यूस करता है। तो हम ऑप्शन देखते हैं अभी, ऑप्शन ए हमारा मेनली टू रिड्यूस द एडी करंट, नहीं एडी करंट के लिए तो यूज नहीं करते हम कंपनसेटिंग वाइंडिंग को। ऑप्शन बी है टू प्रोवाइड पाथ फॉर द सर्कुलेशन ऑफ कूलिंग एयर, डेफिनेटली नॉट। ऑप्शन सी है टू न्यूट्रलाइज द क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ द आर्मेचर रिएक्शन, डेफिनेटली यही यही आंसर है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, इट न्यूट्रलाइजेस द क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ द आर्मेचर रिएक्शन। हाँ यहाँ पे देखिए कंपनसेटिंग वाइंडिंग हम यूज करते हैं पोल शू के अंदर, और इंटरपोलर भी हम इंटरपोल्स भी यूज करते हैं, क्यों करते हैं यूज, हम कम्यूटेशन को बेटर करने के लिए, कम्यूटेशन को बेटर करने के लिए, कम्यूटेशन में जो लॉसेस होता है वो हमें कम करने के लिए हम इंटरपोल यूज करते हैं, और आर्मेचर रिएक्शन के लिए हम कंपनसेटिंग वाइंडिंग भी यूज करते हैं, जैसे कि अभी हमने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ डीसी जनरेटर द रिपल्स इन द डायरेक्ट ईएमएफ जनरेटर आर रिड्यूस्ड बाय। जो आउटपुट में हमारे रिपल्स होते हैं यानी आउटपुट हमारा जब सही से नहीं आता है, वो रिड्यूस करने के लिए हम क्या यूज करते हैं। तो देखिए ऑप्शन है इसके, यूजिंग कंडक्टर ऑफ एंडिल्ड कॉपर, यूजिंग कम्यूटेटर विथ लार्ज नंबर ऑफ सेगमेंट्स, यूजिंग कार्बन ब्रशेस ऑफ सुपर क्वालिटी, यूजिंग इक्विलाइजर रिंग। तो नीचे से चलते हैं, इक्विलाइजर रिंग हम क्यों यूज करते हैं, ताकि लैप वाइंडिंग में जो करंट डिस्ट्रीब्यूशन है वो सही हो सके। कार्बन ब्रशेस तो हम क्यों यूज करते हैं, ताकि करंट कलेक्शन आसानी से हो, इसलिए यूज नहीं करते कि आउटपुट करंट का क्वालिटी सही हो जाए, नहीं। ऑप्शन बी देखते हैं, यूजिंग कम्यूटेटर विथ लार्ज नंबर ऑफ सेगमेंट्स, हाँ ये आंसर है। जो हमारा कम्यूटेटर होता है उसमें जितना ज़्यादा हम सेगमेंट यूज करेंगे और जितना ज़्यादा बड़ा हम कॉपर सेगमेंट यूज करेंगे उतना ज़्यादा हमारा रेक्टिफिकेशन यानी एसी टू डीसी कन्वर्जन है वो आसानी से हो सकता है। और इसके अंदर रिपल
रिपल यानी क्या होता है, देखिए हमारा आउटपुट आइडियल तो यूं होना चाहिए, लेकिन रिपल होता है, इसका मतलब क्या होता है, थोड़े अप डाउन होते हैं, हो सकता है ऐसे भी हो सकता है जनरेटर में। लेकिन अगर हमें प्योर आउटपुट चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, लार्ज नंबर ऑफ सेगमेंट रखना पड़ेगा कम्यूटेटर के अंदर। इसका मतलब आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वोल्टेज ड्रॉप फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ब्रश कैन बी एक्सपेक्टेड टू बी लिस्ट। देखिए हर ब्रश में क्या होता है, हमने लॉसेस के क्वेश्चन में देखा था, ब्रश के कॉन्टैक्ट वोल्टेज ड्रॉप होता है, यानी हर ब्रश में कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो क्या बोल रहे हैं, सबसे कम कौन से ब्रश में लॉसेस होते हैं, तो जो इसका आंसर है वो है मेटल ग्राफाइट ब्रशेस। मेटल ग्राफाइट ब्रशेस में हमारा लॉसेस कम होता है, यानी वोल्टेज ड्रॉप भी यहाँ पे कम होता है एज कंपेयर टू ग्राफाइट एंड कार्बन ब्रशेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ डीसी जनरेटर द एक्चुअल फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड्स ऑन। देखिए जो फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमारा, वो डीसी जनरेटर में किस चीज पर डिपेंड रहता है, ये फिगर देखिए, और एक एक करके ऑप्शन देखते हैं और उसको हम रिलेट करते हैं इस फिगर के साथ। साइज ऑफ एयर गैप, एयर गैप क्या होता है, देखिए यहाँ पे मैं अभी हाईलाइट करके दिखाऊंगा आपको। ये जो यहाँ पे एक जो गैप बचा हुआ है ना पोल शू के नीचे और स्लॉट्स के ऊपर आर्मेचर, ये होता है हमारा गैप। ठीक है, ऑप्शन बी देखते हैं, शेप ऑफ द पोल शू। पोल शू का हमारा शेप कैसा होता है, देखिए ये होता है पोल शू, इसका शेप होता है कुछ इस तरह से। और एयर गैप क्या होता है हमारा, यहाँ पे अगर ये नीचे आर्मेचर है तो ये वाला पार्ट हमारा हो गया एयर गैप, जो ऑप्शन ए था। ऑप्शन सी देखते हैं, क्लियरेंस बिटवीन टिप्स ऑफ द एडजेसेंट पोल शूज। देखिए ये एडजेसेंट पोल शूज में कुछ हमने डिस्टेंस छोड़ा है जानबूझ के, ये इसको कहते हैं क्लियरेंस। एक्चुअली इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। साइज ऑफ एयर गैप पे भी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिपेंड करता है, शेप ऑफ द पोल शू और क्लियरेंस बिटवीन द टिप ऑफ द एडजेसेंट पोल शूज। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आर्मेचर कोर ऑफ डीसी जनरेटर इज यूजुअली मेड ऑफ। आर्मेचर कोर डीसी जनरेटर में कौन से मटेरियल का बना होता है। ऑप्शंस हैं सिलिकॉन स्टील, कॉपर, नॉन फेरस मटेरियल, कास्ट आयरन। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन ए सिलिकॉन स्टील। सिलिकॉन स्टील क्यों यूज करते हैं आपको बताया था, क्योंकि इसका परमिएबिलिटी हाई है, ठीक है, इसीलिए हम ये यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेटिस्फैक्टरी कम्यूटेशन ऑफ डीसी मशीन रिक्वायर्स। कम्यूटेशन यानी एसी टू डीसी अगर हमें अच्छे से करना है करंट को कन्वर्ट, तो इट रिक्वायर्स व्हाट। ऑप्शंस हैं, ब्रशेस शुड बी प्रॉपर ग्रेड एंड साइज, हमारे ब्रशेस की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, साइज अच्छी होनी चाहिए। ऑप्शन बी है, ब्रशेस शुड स्मूथली रन इन द होल्डर्स, यानी ब्रशेस जो हमारे स्मूथली कम्यूटेटर के साथ अटैच होने चाहिए। ऑप्शन सी है, स्मूथ कॉन्सेंट्रिक कम्यूटेटर प्रॉपरली अंडरकट, हमारा कम्यूटेटर भी हो जो है उसका जो सरफेस है वो स्मूथ होना चाहिए। यानी ये तीनों चीजें हमें रिक्वायर्ड हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ डीसी मशीन फ्रैक्शनल पिच वाइंडिंग इज यूज्ड। डीसी मशीन में हम फ्रैक्शनल पिच वाइंडिंग यूज करते हैं, क्यों करते हैं। ऑप्शंस हैं, टू इंक्रीज द जनरेटेड वोल्टेज, ऑप्शन बी है टू रिड्यूस स्पार्किंग, ऑप्शन सी है टू सेव द कॉपर बिकॉज ऑफ शॉर्टर एंड कनेक्शन। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ड्यू टू बी एंड सी, यानी स्पार्किंग अगर हमें रिड्यूस करना है और अगर हमें कॉपर को सेव करना है तो हम क्या यूज करते हैं, फ्रैक्शनल पिच वाइंडिंग। वाइंडिंग का दो टाइप है, एक तो फुल पिच और दूसरा है फ्रैक्शनल पिच। फुल पिच में हमारा कॉपर जो हाई हाई अमाउंट ऑफ कॉपर लगता है, फ्रैक्शनल पिच में हमारा जो है कॉपर जो है थोड़ा सा सेव हो जाता है, ये दोनों में डिफरेंस है। ये मैं कभी आपको थियरी वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा, तब आप यहाँ पे देख लीजिएगा। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ एमसीक्यूज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द पैरेलल ऑपरेशन ऑफ टू और मोर डीसी कंपाउंड जनरेटर्स वी शुड इंश्योर दैट। देखिए अगर दो डीसी कंपाउंड जनरेटर हमें पैरेलली कनेक्ट करने हैं, यानी एक ही बस बार को हमें दो जनरेटर अगर हमें कनेक्ट करने हैं कंपाउंड जनरेटर, तो हमें क्या करना चाहिए। वोल्टेज ऑप्शंस हैं, वोल्टेज ऑफ द इनकमिंग जनरेटर शुड बी द सेम एज दैट ऑफ द बस बार। ऑप्शन बी है, पोलैरिटी ऑफ इनकमिंग जनरेटर शुड बी द सेम एज दैट ऑफ द बस बार। ऑल द सीरीज फील्ड शुड बी रन in parallel by means of equalizer connection. Option D है, series field of all generators should be either or on positive side or negative side of the armature। और ऑप्शन डी है, all the conditions। देखिए मैं यहाँ पे बस बार बता गया, ये गलती से हो गया, सॉरी। देखिए हमें क्या करना है, दो जनरेटर्स को पैरेलली कनेक्ट करना है,
तो क्या करना पड़ेगा, इसका प्लस यहाँ पे है आउटपुट, इसका प्लस यहाँ पे आउटपुट है, और यहाँ पे प्लस माइनस है। तो हमें देखना पड़ेगा पोलैरिटी भी सही होनी चाहिए, दोनों का जो जनरेटर वोल्टेज यानी इसका 220 वोल्ट अगर आउटपुट वोल्टेज है, इसका भी 220 वोल्ट होना चाहिए, दोनों का पोलैरिटी सेम होना चाहिए, और ये जो सारी कंडीशन है ये सेटिस्फाइड होनी चाहिए। इसका मतलब है कि आंसर है ऑप्शन ई, ऑल द कंडीशंस मेंशन्ड अबव शुड बी सेटिस्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी सीरीज जनरेटर इज यूज्ड। देखिए डीसी सीरीज जनरेटर हम कहाँ यूज करते हैं, इसलिए आपको इसकी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, प्रॉपर्टीज ऑफ और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी सीरीज जनरेटर। ये ऑप्शन देखते हैं, टू सप्लाई ट्रैक्शन लोड, टू सप्लाई इंडस्ट्रियल लोड एट कांस्टेंट वोल्टेज, टू एज अ बूस्टर टू मेंटेन कांस्टेंट वोल्टेज एट द लोड एंड ऑफ द फीडर। देखिए जनरली जो है डीसी सीरीज जनरेटर हम कहाँ यूज करते हैं, जहाँ पे हाई लोड होता है हमारा, क्योंकि हमारा जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है वो राइजिंग कैरेक्टरिस्टिक है हमारा वोल्टेज का, यानी जैसे जैसे फील्ड वाइंडिंग या फील्ड करंट हमारा इंक्रीज होगा उसी तरह हमारा आउटपुट जो है वो भी इंक्रीज होता है। इसलिए हम कहाँ यूज करते हैं, टू सप्लाई ट्रैक्शन लोड, ट्रैक्शन यानी कि हमारा ट्रेन लोकोमोटिव जो होता है उसमें बहुत ज्यादा लोड होता है ना, इसलिए हम यहाँ पे डीसी सीरीज जनरेटर यूज करते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन ए, टू सप्लाई ट्रैक्शन लोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, following DC generator will be in a position to build up without any residual magnetism in the poles। रेसिडुअल मैग्नेटिज्म क्या होता है, ये क्वेश्चन है। देखिए अगर हमें आउटपुट वोल्टेज प्रोड्यूस करना है तो हमें वहां पे फील्ड वाइंडिंग होनी चाहिए और वो एक्साइटेड होनी चाहिए, फील्ड वाइंडिंग एक्साइटेड होनी चाहिए। फील्ड वाइंडिंग एक्साइटेड ना हो तो भी एक ऑप्शन होता है हमारा सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर का, यानी अगर हमारा डीसी सीरीज जनरेटर है, डीसी शंट जनरेटर है, यानी जो कंपाउंड जनरेटर है, ये सब जो है इसमें अलग से हम सप्लाई नहीं देते हैं फील्ड वाइंडिंग को, लेकिन जो सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर होता है उसको हम अलग से सप्लाई देते हैं। यहाँ पर जो है अलग से सप्लाई नहीं देते, यहाँ पे हमारा काम करता है रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, यानी हम जब जनरेटर जनरेटर हम प्रोड्यूस करते हैं बनाते हैं, तब हम क्या करते हैं उसको एक ही बार में फ्लैश करते हैं उसकी फील्ड वाइंडिंग को, तब वहां पे क्या होता है एक 8-9 वोल्टेज हमें हमें 8 या 9 वोल्ट, बेसिकली मैं जनरल बात कर रहा हूँ, इतना वोल्टेज हमें फील्ड वाइंडिंग में मिलता ही है। इसकी वजह से क्या होता है उसकी फील्ड में हमेशा कुछ ना कुछ फ्लक्स प्रोड्यूस्ड रहता है, उसी को कहते हैं रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। विदाउट एनी एक्साइटेशन वहां पे हमें कुछ फ्लक्स मिलता है, लेकिन सेपरेटली एक्साइटेड में हमें फ्लक्स अलग से नहीं मिलता, हम उसको क्या करते हैं डीसी सप्लाई देते हैं अलग से। तो इसका मतलब है कि अगर हमें डीसी जनरेटर यूज करना है विदाउट एनी रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, तो हमें कौन सा जनरेटर यूज करना है, वो है सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर, ऑप्शन डी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरपोल फ्लक्स शुड बी सफिशिएंट टू। देखिए इंटरपोल हम यूज करते हैं कम्यूटेशन के प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करने के लिए, कम्यूटेशन या आर्मेचर रिएक्शन के, ठीक है। तो इसका जो इंटरपोल फ्लक्स होता है, यानी जो ये देखिए मेन पोल तो ये होता है मेन पोल, और जो ये होता है छोटा है साइज में, ये इसको कहते हैं इंटरपोल्स। इसको हम एडिशनली जो है बनाते हैं, क्यों, क्योंकि हमारा जो मैग्नेटिक कम्यूटेशन और जो भी हमारा आर्मेचर रिएक्शन का प्रॉब्लम है उसको रेक्टिफाई करने के लिए। ऑप्शन देखते हैं पहले, इंटरपोल फ्लक्स शुड बी सफिशिएंट टू, ऑप्शन है न्यूट्रलाइज द कम्यूटेटिंग सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, टू न्यूट्रलाइज द आर्मेचर रिएक्शन फ्लक्स, to neutralize both the armature reaction flux as well as commutating EMF, और ऑप्शन डी है to perform none of the above functions। तो जैसे कि मैंने बताया इंटरपोल जो है कम्यूटेशन और आर्मेचर रिएक्शन दोनों प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई करने के लिए हम यूज करते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी फॉर बोथ ऑफ दी ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर जनरली प्रेफर्ड फॉर चार्जिंग ऑटोमोबाइल बैटरीज इज। देखिए अगर हमें बैटरीज को चार्ज करना है ना, तो हमें कांस्टेंट वोल्टेज से चार्ज करना पड़ेगा, यानी कि अगर 220 वोल्ट हमें हमारी बैटरी है तो उतना ही वोल्टेज हमें उसी अकॉर्डिंग से हमें उतना ही कांस्टेंट वोल्टेज देना पड़ेगा, यानी उसको वेरी नहीं होना चाहिए। तो इस केस में हम क्या करते हैं डीसी शंट जनरेटर यूज करते हैं, क्योंकि जिसको जो इसका आउटपुट वोल्टेज होता है वो ज़्यादा वेरी नहीं करता, वो थोड़ा स्लाइटली बस थोड़ा वेरी करता है आउटपुट करंट या लोड के हिसाब से। तो इसीलिए हम क्या यूज करेंगे शंट जनरेटर यूज करेंगे फॉर चार्जिंग ऑटोमोबाइल बैटरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in a DC generator the number of mechanical degrees and electrical degrees will be the same when। देखिए इसमें मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ छोटा सा। देखिए मैकेनिकल डिग्रीज और इलेक्ट्रिकल डिग्रीज इक्वल होंगी कब, जब हमारा नंबर ऑफ पोल जो है डीसी जनरेटर या मशीन का और नंबर ऑफ पोल इज इक्वल टू 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमियंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ। बेसिक सा क्वेश्चन है ये मैग्नेटिक सर्किट्स का। देखिए जिस तरह से हमारा रेजिस्टेंस होता है ना,
इलेक्ट्रिकल में रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है, यानी अपोजिट क्या होता है हमारा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टेंस। उसी तरह से मैग्नेटिक सर्किट में हमारा जो परमियंस है वो इनवर्स होता है किसका, रिलक्टेंस का। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रिलक्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ईएमएफ जनरेटेड इन अ डीसी जनरेटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। इसका एक फॉर्मूला है, ईएमएफ इज इक्वल टू जनरेटेड इन डीसी जनरेटर phi ZNP divided by 60A, where phi is flux per pole, Z is number of conductor, N is speed in RPM and P is number of poles। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे ये phi है, ये N है और ये P है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ डीसी जनरेटर इन ऑर्डर टू रिड्यूस स्पार्किंग एट ब्रशेस द सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल इज न्यूट्रलाइज्ड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। देखिए ब्रशेस में अगर हमें स्पार्किंग रिड्यूस करनी है ना तो हम क्या यूज कर सकते हैं। देखिए पहला ऑप्शन है इंटरपोल, करेक्ट, ये तो कर ही सकते हैं हमें। दूसरा है डमी कॉइल, मैंने बताया था डमी कॉइल कुछ ऐसा एक्टिव पार्ट काम नहीं करता, इसका मतलब है कि आंसर है ऑप्शन बी, डमी कॉइल्स। डमी कॉइल्स किसी भी काम एक्टिव काम नहीं आता, वो बस रोटार को मैकेनिकली बैलेंस करने के लिए होता है। तो आई होप गाइज ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। मैं अगला पार्ट भी इसका बनाने वाला हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपको इसमें प्रिपेयर करने में एग्जाम्स में हेल्प होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में यार। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।